एक हेडिंग है आपकी। और नेक्स्ट आपका पार्ट है आयुर्वेदिक चिकित्सा की विशेषताएं। अभी ये आयुर्वेदिक चिकित्सा क्यों विशेष है? अन्य पैथी भी है, लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा ही क्यों विशेष है? अभी इसको देखो। बहुत से लोग मानते हैं, जैसे कि सभी का सवाल भी होता है कि आजकल ये सब कौन मानता है, ये सब चीजें आजकल कौन करेगा, इतना मामले में कौन जाएगा, इतना टाइम कौन वो करेगा। नहीं करेंगे तो खुद का लॉस करेंगे। ये सारी चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि टाइम तो लगेगा, लेकिन उसका जो रूट कॉज है वो भी निकलना बहुत जरूरी है। रूट कॉज नहीं निकलेगा ना, तो बीमारी क्लियर तो नहीं होंगी, लेकिन थोड़े दिन के लिए उसके लक्षण काफी हद तक कम लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा रिलीफ हो गया, लेकिन फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कि आपने बोला हमने तो ऑपरेशन कर दिया था, लेकिन फिर भी कैसे क्या हुआ, तो वही चीज जीवन में हो जाता है। तो उसके लिए ही आयुर्वेद जरूरी है ना। तो आयुर्वेद जो है वो रूट कॉज को निकाल देता है। टाइम लगाता जरूर है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। और दूसरी चीज है कि इसको रिलीफ पूरी तरीके से करता है ना। तो आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा करते समय कुछ खास बातें पर ध्यान दिया जाता है, तथा अन्य की अपेक्षा इस चिकित्सा प्रणाली में कुछ विशेषताएं भी प्राप्त होती है। इन सबका सांकेतिक उल्लेख निम्न प्रकार से है। जैसे एक संपूर्ण व्यक्ति की चिकित्सा है ना। इस पद्धति के अनुसार चिकित्सा करते हुए वैद्य केवल रोगग्रस्त अंग अथवा केवल रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता, बल्कि इनके साथ साथ रोगी के आत्मा, मन, शरीर, प्रकृति एवं वात पित्त आदि दोषों, मल और धातुओं, रक्त आदि की स्थिति को भी ध्यान रखता है। ठीक है, समझ में आया कि एक व्यक्ति की चिकित्सा करते हुए किस किस चीज की जरूरी देखना पड़ता है। साथ ही साथ में उसके शरीर के लक्षण, रोग के लक्षण, और आत्मा, मन, शारीरिक प्रकृति, वात पित्त कफ दोष, मल और धातु, इनकी भी स्थिति ध्यान में रखना जरूरी है। यह कारण है कि एक रोग होने पर भी अलग अलग रोगियों की प्रकृति दोष के अनुसार औषधि में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि आपने उस दिन का सेशन अटेंड किया, मेरे सामने इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठते हैं, लेकिन जब मैं उनको क्वेश्चन कराता हूँ या फिर कुछ पूछता हूँ, तो वो एकदम कैसे होते हैं कि मुझ में उसका कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। जब वो सारी चीजें वो नहीं फेस कर पा रहे या फिर वो नहीं समझ पा रहे, तो वो रोगी को किस तरीके से ठीक करेंगे? टैबलेट देके टैबलेट से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए दवा का असर जब तक है तब तक अच्छा ही महसूस होगा, और उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि वैसे, है ना, क्योंकि आपके शरीर में ऑटो हीलिंग सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बसा हुआ है। आप 2 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन अपने आप पर कंट्रोल करो, फास्टिंग रखो, या फिर थोड़ा पानी के ऊपर रह जाओ, या फिर नारियल पानी लो और संतरे का जूस लो। इस तरीके से भी आपके शरीर को वो प्रोटीन और मिनरल्स मिलते रहेंगे, और उसके जरिए भी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो चीजें आपको करना चाहिए वास्तविकता में वो करते हैं तो बेहद फायदा होता है ना। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा कैसे की जाती है और किस पद्धति से की जाती है। इस पद्धति के अनुसार चिकित्सा करते हुए वैद्य केवल रोगग्रस्त अंग अथवा केवल रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता, बल्कि इसके साथ साथ रोगी के आत्मा, मन, शारीरिक प्रकृति एवं वात पित्त आदि दोषों, मलों और धातुओं का, रक्त आदि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और लेडीज में क्या होता है, आर्त होता है। इन सभी स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। यही कारण है कि एक रोग को होने पर भी अलग अलग रोगियों की प्रकृति एवं दोष के अनुसार औषधि में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि एक संपूर्ण व्यक्ति की चिकित्सा किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट है रोगों का मनोदैहिक स्वरूप। अभी रोग है तो मन भी है, मन को ही तो पीड़ा होती है। पीड़ा कहाँ हो रही है, दर्द का हो रहा है, मन को ही तो हो रहा है। मन ही तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, मन ही तो हम सवर नहीं जाता। कितनी भी गलती हो जाती है, घर परिवार में क्लेश होते हैं, मन दुखता है, हाँ, फिर शरीर में पीड़ा होती है, तब भी मन ही गवाही देता है कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। आलस भी आ जाए तो मन को ही समझना पड़ता है कि चलो नहीं, मुझे ये आलस त्याग कर अपना काम करना है ना। तो आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग केवल शारीरिक अथवा केवल मानसिक नहीं हो सकता। शारीरिक रोगों का कुप्रभाव मन पर प्रभाव पड़ता है ना। जब भी आप कहीं कटा है या फिर कुछ हो गया है, बहुत ज्यादा जख्म हो चुकी है, तो आपको बुखार भी आ सकता है।
किसका जैसे कि एक्सीडेंट होता है तो भी उसको बुखार आना संभव हो सकता है, क्योंकि उसको पेन हो रहा है। पेन कहाँ हो रहा है? मन पर हो रहा है, और मन का असर किस पर गिर रहा है? शरीर के ऊपर पड़ रहा है। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग केवल शारीरिक अथवा मानसिक नहीं हो सकता। शारीरिक रोग का कुप्रभाव मन पर पड़ता है, तो मानसिक रोगों का कुप्रभाव शरीर पर। अतः किसी भी रोग की चिकित्सा करते समय, किसी भी रोग की चिकित्सा करते समय मन और शरीर दोनों का पृथक नहीं किया जा सकता, दोनों को विभाजित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सभी रोगों को मनोदेहिक रोग को रूप मानकर ही चिकित्सा की जाती, क्योंकि आचार्य चरक ने अनुसार वातज पित्तज कफज तथा मानसिक इन सभी रोगों का एक ही मूल कारण बताया है, और वो मूल कारण क्या है? प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मीनिंग क्या हो रहा है? प्रज्ञा का मीनिंग क्या है? प्रज्ञा का मीनिंग, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। अपराध का अर्थ होता है दोष, है ना? बुद्धिपूर्ण दोष जहां उत्पन्न होते हैं वहां प्रज्ञापराध होना संभव हो सकता है ना? तो शरीर और मन का विचार हर वक्त करना चाहिए, तब भी हम सही चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं औषधि के उपयोग के पीछे हमारे पूर्वज ऋषियों का हजारों वर्षों का अनुभव है। इन औषधियों का मूल स्रोत वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु जगत आदि से प्राप्त पदार्थ, गोमूत्र, गोदुग्ध, घी आदि धातु, मेटल्स, खनिज तत्व, मिनरल्स आदि प्राकृतिक अर्थ पदार्थ है। इनमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। अतः ये हमारे औषधि शरीर पर किसी प्रकार का विषैला या बुरा प्रभाव नहीं डालती है। आजकल आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा गुण, तांबा, लोहा, धातुओं से तैयार इन औषधि के प्रयोग में एक प्रकार का भय दिखाते हैं, परंतु आयुर्वेद में इन धातुओं का शोधन प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करके उसके विजातीय तत्व को पृथक किया जाता है। शुद्ध औषधि को उचित मात्रा में प्रयोग और सर्वथा हानि रहित होता है, किंतु धातु युक्त औषधि के निर्माण एवं प्रयोग में सावधानी जरूरी है। कुछ विषैले वनस्पतिक पदार्थ जैसे कुचला, भिलावा, आंख आदि का प्रयोग सीधा उसी रूप में नहीं करना चाहिए, अपितु पहले उनका शोधन करके ही प्रयोग करना चाहिए। इन पदार्थों के औषध गुण और प्रयोग करने से पहले अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया से इनके विषैले प्रभाव को दूर किया जाता है, तथा संशोधन के बाद उन्हें सही योग्य बना लिया जाता है कि वे हमारे शरीर की सभी धातुओं में आसानी से समाहित हो सके। इस प्रकार ये सब पदार्थ हानिकारक न होकर अधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। प्रत्येक औषधि एक रसायन रूप है। प्रत्येक औषधि एक महत्वपूर्ण रसायन का रूप है। प्रत्येक औषधि अपने आप में एक बल्य, बलकारक यानी टॉनिक अथवा रसायन का ही कार्य करती है, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में मन एवं शरीर को पोषण प्रदान करती है। यही कारण है कि इन औषधियों का प्रयोग रोगी के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ जहाँ ये रोगी ये रोग को दूर करती है वही स्वस्थ व्यक्ति का पोषण भी करती है और रोग प्रतिकारोधक शक्ति का विकास करती है। जैसे कि च्यवनप्राश, चंद्र प्रभावटी रसायन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आयुर्वेद मूलत शक्ति, शुद्धि व संतुलन से स्वास्थ्य प्राप्ति का एक बहुआयामी विज्ञान है। आयुर्वेद मूलत शक्ति, शुद्धि व संतुलन स्वास्थ्य प्राप्ति का एक बहुआयामी विज्ञान है। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधी शक्तियों, औषधि व पथ्य का महत्व देखते हैं अभी। इस पद्धति से इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि व्यक्ति में रोग प्रतिरोधी शक्ति का विकास हो, जिससे उस पर रोगों का आक्रमण ना हो, है ना? हो ही ना। यही कारण है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार संहिता, भोजन से संबंधित नियम तथा आचार संहिता, विभिन्न ऋतुओं व दिन रात में आहार विहार व जीवन शैली आदि के संबंधित आचरण का वर्णन किया गया है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, है ना, बहुत सारा चीजें कि डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए बहुत कम खाना खाना चाहिए, बहुत कम, है ना? इसका भी एक अनुपात है। एयर खेलने के लिए थोड़ी जगह रिक्त रखनी चाहिए, है ना? ठोस पदार्थ के लिए थोड़ा खाना चाहिए, लिक्विड फॉर्म के लिए थोड़ा खाना चाहिए, और सारी चीजें होने के बाद में छोड़ देना चाहिए। और फिर
आराम करना चाहिए, अपने कार्य करना चाहिए, ठीक है, और फिर खाना नहीं खाना चाहिए। फिर और हमें जब टाइम के अनुसार आहारचर्या दिनचर्या के अनुसार ये सारी चीजें प्रोसेस करना चाहिए। पथ्य आहार एवं सात्व का महत्व यहाँ बताया गया है कि आयुर्वेद में उन भोज्य एवं पेय पदार्थ का सेवन पर अधिक बल दिया गया है जो रोगी की प्रकृति एवं स्वास्थ्य के अनुकूल हो तथा जो रोग को दूर करने में सहायक हो। इसके विपरीत उन पदार्थों के सेवन का निषेध किया है जो रोगी की प्रकृति के अनुकूल न पड़ते और तथा रोग को बढ़ाने वाले हो। इससे जहां स्वस्थ व्यक्ति का रोगों को आक्रमण से बचा रहता है वही रोग शीघ्र दूर हो जाता है, रोगी का रोग शीघ्र दूर हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अपने जीवन में उल्लेख करना चाहिए, इन सारी चीजों का हमें रूल एंड रेगुलेशन से फॉलो करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन पे। तो तब भी हमारा जीवन कैसे रह सकता है, स्वस्थ की तरह हेल्थी रह सकता है, स्वस्थ पूर्ण रह सकता है। योगा करना चाहिए थोड़ा बहुत, जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, टाइम के अनुसार खाना खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अभी इसके पीछे निदान के सरल और सस्ते उपाय है ना। ट्रीटमेंट बहुत महंगी हो चुकी है आज के जमाने में, हर चीज, हर कोई कमाने बैठा है, हर कोई सीखता जरूर है, तो उसके पीछे का कारण है कि अर्निंग आ जाए। लेकिन हमारा जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे परिवारजनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम लोगों की सेवा तो करेंगे ही करेंगे, क्यों पढ़ रहे, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को काउंसलिंग करने के लिए, लोगों को मार्गदर्शन बताने के लिए, हम अपना महत्व बताने के लिए। तो निदान के सरल और सस्ते उपाय इस तरीके से है, जिस तरीके से यह बताया गया है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में तब तक रोग की चिकित्सा प्रारंभ नहीं हो पाती जब तक अनेक प्रकार के परीक्षण न करवा लिए जाए। टेस्ट बताते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, है ना। तो ये सारे टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद में निदान लगाते हैं। इसमें जहां रोगी की शारीरिक एवं मानसिक परेशानियां होती है वही धन का व्यय भी बहुत अधिक करना पड़ता है। इसके विपरीत आयुर्वेदिक पद्धति में एक कुशल वैद्य केवल नाड़ी और परीक्षण के आधार पर, परीक्षण के ही रोग पर निदान कर ले।